इन लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 4 हमने डिस्कस किया था बच्चों बायो सावर्ट्स लॉ। ओके, आज हम अपने लेक्चर में बायो सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और दोनों ही एप्लीकेशन हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड जिस बच्चे को बायो सावर्ट्स लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे देंगे। प्लीज गो थ्रू दिस लिंक। ओके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है बच्चे कि अगर आपने चैप्टर आता है और रिवाइज कर रहे हो तो इट्स ओके कि आपने भाई मैग्नेटिक फील्ड हमने ये देख लिया, पर अगर आप वीडियो के थ्रू कोई चैप्टर समझ रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपको ना वो चैप्टर स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक चैप्टर को आपने स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। मान लो चैप्टर 4 आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं ये नहीं कहती कि चैप्टर 4 नहीं आता तो चैप्टर 6 या 7 समझ नहीं आएगा। 6 चैप्टर इज बिल्कुल डिफरेंट है चैप्टर 4 से, तो बस थोड़ा बहुत कंसेप्ट यूज आता है। पर चैप्टर 4 जो पढ़ रहे हो आपने मान लो ये सेकंड वीडियो देखा है, थर्ड और आपने फर्स्ट देखा ही नहीं, तो फिर आपको उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैप्टर देख रहे हो तो आप शुरू से स्टार्टिंग करो। रिवाइज कर रहे हो इट्स ओके, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एप्सिलॉन फिजिक्स। माय सेल्फ इज शिखा त्यागी। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड क्या लेंगे आज? एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। MI5 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलो। व्हाट? एट सेंटर ऑफ किसके? करंट कैरिंग कॉइल ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ओके बच्चे, तो आज हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है, करंट कैरिंग कॉइल। ये मेरी बच्चे करंट कैरिंग कॉइल है। सपोज यहां से करंट ऐसे करके इसमें फ्लो हो रहा है, इसके सेंटर ओ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। वो भी किसको यूज करके निकालनी? बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ तुम पढ़ चुके हो कि यूजिंग द स्मॉल एलिमेंट, तो हमने क्या करा, एक इसका स्मॉल एलिमेंट मान लिया। क्लियर? तो DL यानी कि DL इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस कॉइल। क्लियर एवरीबॉडी? कितनी रेडियस है इसकी रेडियस हमने सपोज करी ए ले लो या चलो R मान लेते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूले में R लिखा है ना। और हमें O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसको यूज करना है बोलो? यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। व्हाट इज BSL? बायो-सावर्ट्स लॉ। क्या है बच्चों बायो-सावर्ट्स लॉ? dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। थीटा किस किस के बीच का एंगल था? याद करो, थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। इन वेक्टर फॉर्म हमने आपको बताया था ना, थीटा किस किस के बीच का एंगल था? बोलो DL एंड R। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R एंड DL एंड R के बीच में कितना एंगल है बच्चे? 90। सो व्हाट शुड बी द थीटा? इक्वल्स टू 90। ये बात समझ आ गई? अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो dV कितना आया? dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 अपॉन R स्क्वायर। साइन 90 इज 1 हो गया। साइन 90 क्या हो गया बच्चे? 1 हो गया। तो dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL बाय R स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चे? टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आपको पता है टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। व्हाट इज इंटीग्रेशन? dV
इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by R square and integration of dl. What is integration बोलो? Integration of dl. हो गया? Integration of dl. dv का इंटीग्रेशन एवरीबॉडी नो v. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by R स्क्वायर. हमें पता है dl का इंटीग्रेशन l होने वाला है. लिमिट मैंने लगाई नहीं. अगर मैं लिमिट लगाती तो 0 to 2 पाई r लगाती. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पूरी लाइन कितनी है 2 पाई r. तो अगर ये मैथ्स होता तो हम परफेक्ट वे में निकलते, पर फिजिक्स में इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो लिख दो. dl का l होगा, लोअर लिमिट इज 0, हायर लिमिट इज 2 पाई r, अपर लिमिट माइनस लोअर. तो मेरा सीधी सी बात है कि dl मतलब स्मॉल सेगमेंट. जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे टोटल लेंथ मिलेगी एंड टोटल लेंथ इज व्हाट 2 पाई r. तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी dl का बच्चे कितना 2 पाई r. r से मैंने r कैंसिल कर दिया. सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r इंटू 2 पाई. अब बच्चा कहेगा मैम आपने r से r तो कैंसिल करा, तो आपने इस फॉर्मूले में 4 से और पाई से क्यों नहीं कैंसिल करा? बच्चों मैं आपको फिर बता दूं, आपको एज ए न्यूमेरिकल, एज ए कंसेप्चुअल आपको इस फॉर्मेट में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. व्हाट फॉर्मेट? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r इंटू 2 पाई. वाई? बिकॉज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी आपको पता है 10⁻⁻⁷. डायरेक्ट लगा सकते हो. अब तुम भले ही यहाँ काट पीट के लिख दो कि 2 से 4 और पाई से पाई, यानी कि म्यू नॉट I by 2r. That is the Matty field at the center, but that is the learning form. That is the learning form. So what should be the formula? बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r इंटू 2 पाई. क्लियर एवरीबॉडी? तो ये है हमारा एनसीईआरटी के चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं. समझ में आया? और एक एग्जाम्पल है आपका, मेरे ख्याल से 8 एग्जाम्पल के आसपास होगा. एक एग्जाम्पल है आपका इस फॉर्मूले के ऊपर, तो ये आपने करना है, या मैं भी एंड में बता दूंगी कौन सा एग्जाम्पल है. थोड़ा सा देख के, तो ये आपके हैं जो आपने इसके ऊपर करना है, जो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं. वैसे एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन बना के डालेंगे तो आप उससे भी जा सकते हो उस चैप्टर को देखने के लिए, है ना. इसलिए मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन टॉपिक के साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ. अब इसके बाद क्या बनता है आप इसको लिख लो, मैं अब रब कर रही हूँ पोस्ट करके वीडियो. अब आता है बेटा हमारा फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन करते हैं फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल, है ना. ये मेरी करंट कैरिंग कॉइल है जो भी मैंने बनाई थी, पर मैंने यहाँ पे शो कर रही हूँ. करंट सपोज करो इस तरीके से फ्लो हो रही है. तुम्हें कैसे नजर आ रही है बताओ? करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, नहीं हो रही है? अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. कहां से कहां जाती है बच्चों? नॉर्थ टू साउथ. अब मैं आपको एक न्यू टर्म्स बता रही हूँ, याद रखना कि इफ करंट फ्लो इज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे फ्लो हो? एंटी क्लॉकवाइज, देन इट इज ट्रीट एज द नॉर्थ पोल. कैसे पोल करेगा ये? नॉर्थ पोल, है ना. इफ करंट इज फ्लो इज अ क्लॉकवाइज, देन इट इज ट्रीट एज अ साउथ पोल. बोलो नॉर्थ पोल कब बनेगा? जब करंट कैसे फ्लो होगी? एंटी क्लॉकवाइज. एंड द साउथ पोल कब बनेगा? बोलो जब करंट कैसे फ्लो होगी? क्लॉकवाइज. लाइन्स ऑफ फोर्स कहां से कहां जाती है? नॉर्थ टू साउथ. कहां से कहां जाती है? नॉर्थ टू साउथ. तो ध्यान से सुनना, ये लूप देख रहे हो ना इस तरीके से, तो नॉर्थ टू साउथ जाती है. मैं ये मान लू, ये देखो ये है, ये करंट कैरिंग कॉइल है. तो ऊपर वाला फेस जो है मेरा नॉर्थ है. ये देखो तुम्हारी तरफ से, देखो तुम्हारी तरफ से अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो तुम्हारी तरफ से नॉर्थ हो गया. मुझे अपनी तरफ से कैसा लगेगा? साउथ लगेगा, नहीं लगेगा? यानी कि तुम्हारी तरफ से अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो नॉर्थ, और पीछे क्या होगा? साउथ. तो ऐसे इसके दो पोल हो गए, तो ये तो नॉर्थ बन गया ऊपर वाला, और इसका बैक क्या हो गया? साउथ. लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ. तो ये आपकी तरफ वाला पार्ट क्या है? नॉर्थ, और मेरी तरफ वाला क्या है? साउथ. तो लाइन्स ऑफ फोर्स कहां जाएंगी? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ.
बात समझ में आ गई? तो कैसे निकलेंगी? या अब मैंने इसको ऐसे, ये आपकी तरफ का नॉर्थ है, मैंने ऐसे कर दिया, अब ऊपर नॉर्थ हो गया ना, तो कहां जाएंगी? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स कहां से निकली बताओ? ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ से कहां गई? साउथ में। एरो ये आ गया है ना, कहां गई बोलो? नॉर्थ टू साउथ। यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से गई। क्लियर? अब इस साइड आ जाओ, ये वाला नॉर्थ था ना ऊपर और नीचे साउथ था, तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ गई नहीं? तो लाइंस ऑफ फोर्स कहां से गई? यहाँ पे भी बोलो, ऊपर वाला कौन है? नॉर्थ, और ये कौन है? साउथ। यानी कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि दैट इज द मोशन ऑफ फील्ड लाइन, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां मूव करता है? नॉर्थ टू साउथ मूव करता है। करंट इज फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसा बनेगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज में? नॉर्थ पोल, और करंट इज अ क्लॉकवाइज, देन इट रीड एज अ साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन वो पूछ लेता है। यानी कि ये 3 मार्क्स का आया तो 2 मार्क्स का ड्राइव और 1 मार्क्स का ये पार्ट बन जाता है। क्लियर एवरीबॉडी? अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट लूप। यानी कि क्वेश्चन अलग अलग बनकर आते हैं, तो मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखना सिखा रही हूँ कि हाउ डज राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट शेप्स। तो देखो बच्चे किस तरीके से हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक, और ये बोर्ड में कहां कहां पूछा गया मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट O in given figure, in given figure. Clear? And also write down the direction of magnetic field. Direction of magnetic field भी लिखनी है। तो एक कलर यूज करते हैं, शायद 2-3 कलर लिख लेते हैं। फर्स्ट, अगर मुझे डायग्राम, पहले देखो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था ये था पहले। इसके लिए कॉइल थी, करंट ये जा रहा था, रेडियस r थी और O पे निकालना था, है ना। तो व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला? V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू 2 पाई। आपको मैंने बताया था कि आपको फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में लर्न करना है। What is the meaning of 2 pi? 2 pi का मीनिंग एंगल, enclosed angle of the shape. What is the meaning of 2 pi? Enclosed. तो देखो सेंटर पे कितना एंगल इनक्लोज हो रहा है? 2 pi। तो मैंने वहां पे क्या लिख दिया? 2 pi. What is the direction of magnetic field? तो आपको हमने पहले लेक्चर में, जो से प्रीवियस लेक्चर है, वहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताई थी, और ये बताया था यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। और तब बोला था कि अगर बच्चों ये थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल ऑफ द फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि इट्स रिवर्स ऑल्सो पॉसिबल। इट्स रिवर्स ऑल्सो पॉसिबल मतलब कि ये जो है कर्ल, द कर्ल ऑफ द फिंगर शो द करंट एंड थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। क्या कर्ल ऑफ द फिंगर क्या शो कर सकती है? कर्ल ऑफ द फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट मेरी एंटी क्लॉकवाइज है, अपना राइट हैंड घुमाना सारे बच्चे, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो थंब मेरा ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपर होगी, अपवर्ड होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। याद रखना, अगर मेरे फिंगर क्लॉकवाइज है, घूमना क्लॉकवाइज, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो थंब कहाँ होगा? बोलो, नीचे होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव होगी। ओके, बताओ इसमें करंट कैसी जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? आउटवर्ड, यानी कि आउटवर्ड का मतलब किससे शो करते थे? डॉट से, या फिर कैसी होगी? पॉजिटिव। अब आ जाओ सेकेंड। सेकेंड में बच्चे आपका ये डायग्राम है, ऐसे मान लो उसने कोई डायग्राम दे दिया, यहाँ थीटा है, ये O पॉइंट है और ये R है, यहाँ निकालना है। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, मतलब व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सुनो, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R। अब मैं एंगल पे रुक गई। एंगल ना, कितना एंगल इनक्लोज है? 2 पाई।
नो, बच्चा बोलेगा मैम थीटा इनक्लोज्ड है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, इनटू थीटा। क्या लिख दिया, इनटू थीटा। तो विच इज चेंज, थीटा। हो गई बात समझ में, तो ये थीटा आ गया। अब थीटा मान लो 30 डिग्री 60 डिग्री, इट शुड बी चेंज इनटू रेडियन। कितने से चेंज करोगे, रेडियन से। तो मतलब 30 डिग्री को पाई बाय 6, 60 डिग्री को पाई बाय 3 लिखोगे। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कहा जाएगा, डाउनवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस। क्लियर। अब थर्ड पर आओ। नाउ द नंबर इज थर्ड। थर्ड में अगर उसने बच्चे मुझे ऐसा डायग्राम बनाया, कैसा, सुनो, इस तरीके से ये है, ये O पॉइंट है और ये मेरा R है। करंट इसमें ऐसे जा रही है और कहता है O पे निकालो, इट दैट इज द थीटा, दैट इज द थीटा। अब बताओ आपका क्या करा इसमें, थर्ड में B का फॉर्मूला लिखा, कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R। व्हाट शुड बी द एंगल, तो एंगल क्या बताया था मैंने, इनक्लोज बताया था ना, व्हाट शुड बी द एंगल। तो एंगल इनक्लोज कितना है, थीटा, पूरा 2 पाई है। तो क्या मैं इसको 2 पाई माइनस थीटा लिख दूं, सही बात है ना। तो दैट इज द 2 पाई बाय माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। एंड व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, बोलो डायरेक्शन क्या होगी, करंट फ्लो इज एंटी क्लॉकवाइज, सो डायरेक्शन शुड बी, बोलो व्हाट, डॉट। अगली बात समझ में। चलो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ में बच्चे अगर इस तरीके से एक ये है और एक लूप ये है, टर्न्स अभी मैं N1 ले रही हूं, है ना, इसकी सेंटर रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, इसमें करंट ये जा रही है, एंड करंट मैग्नीट्यूड हम सेम ले लेते हैं I एंड I। कहता है O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, कहां पर निकालो, O। और ये आपका 2017 एंड 2018 एंड 19 लगातार पूछा गया था। बात समझ में आ गई, ये 2 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया था। ओके चलो लिखते हैं भाई बी का फॉर्मूला, B1 यानी कि स्मॉल के लिए, स्मॉल क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, व्हाट इज दिस, I बाय R1। टर्न्स अगर दिए हुए हैं तो सारे फॉर्मूले में अगर टर्न्स हैं देन इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय n, याद रखना, नहीं है तो नहीं। चलो मैं मान लेती हूँ इसमें टर्न्स N1 है, इसमें टर्न्स N2 है, तो मैंने फर्स्ट वाले में N1 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर टर्न्स हैं, नहीं है तो कोई नहीं। अब एंगल कितना लूं, इनटू एंगल भी तो आता है ना सब में, तो बताओ व्हाट शुड बी द एंगल, एंगल मुझे क्या लेना चाहिए, बोलो, सेंटर में निकाल रहे हैं, इनक्लोज एंगल इज 2 पाई। ओके अब B2 फॉर्मूला लिखते हैं, व्हाट इज B2, B2 का फॉर्मूला देखो कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय व्हाट R2, टर्न्स इज N2 एंड द एंगल एट द सेंटर इज कितना, 2 पाई। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है। अब बच्चा बोलेगा यहाँ तो मैम 2 मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, एक B1 और B2, क्या करें। मैंने कहा चलो भाई इन दोनों को ऐड कर लो। अब फिर अटकोगे तुम कि ऐड क्यों, कैसे पता लगा दोनों ऐड करें, या मैं कहा चलो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर तुम मैम कैसे सब्ट्रैक्ट करें। अब सुनो डायरेक्शन देखते हैं, फर्स्ट वाली कैसे घूम रही है करंट, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, तो मैंने क्या बताया था, डॉट, डॉट मतलब प्लस, तो ये प्लस होगी। ये कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब जब ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो कैसे होगी, बोलो, क्लॉकवाइज में क्या बताया था, आउटवर्ड, भाई क्लॉकवाइज में ये क्लॉकवाइज हो गई, क्लॉकवाइज में थंब कहां हो गया, नीचे, नीचे मतलब क्रॉस या मतलब माइनस। आज समझ में आया, विच इज प्लस और विच इज माइनस, इसका मतलब नेट फील्ड क्या हुआ, बोलो, B1 माइनस B2।
b1 माइनस b2 क्या कॉमन आएगा जब मैं इनको माइनस करूंगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सेम टर्म्स है, आई दोनों में कॉमन आ जाएगा और 2 पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो विच इज कॉमन बोलो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आया, इंटू 2 पाई कॉमन आया, इंटू आई कॉमन आया, क्या बचा? n1 अपॉन r1 माइनस n2 बाय r2। ओके, ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है दैट इज द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये सॉल्व करने के बाद जब एग्जाम में न्यूमरल वैल्यूज होंगी, सॉल्व करने के बाद अगर b प्लस होता है आता है तो प्लस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, और अगर माइनस आता है तो मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। ओके बच्चे, क्लियर एवरीबॉडी? तो ये मेरा आंसर आ गया। एंड दैट एनसीईआरटी का, एक तो मैंने बोला 18 एंड 19, एंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो ध्यान से करना जब एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14 करोगे अनसोल्ड का। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड के बाद फोर्थ टाइप देखो। फोर्थ टाइप में क्या? फोर्थ टाइप में दो कॉइल ऐसे रखे हैं, एक कॉइल ये और एक कॉइल ये, दो कॉइल रखी है ऐसे। ये दो कॉइल की इनकी रेडियस मैंने आर और ये रेडियस भी मैंने आर ले ली। इसमें करंट आई ऐसे जा रहा है और इसमें करंट आई ऐसे जा रहा है। कहता ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। और ये सेम क्वेश्चन भी 2018 एंड 19, मतलब ये दो क्वेश्चन थे जो बोर्ड में रिपीट हुए थे, एंड एक सेट में था और एक दूसरे सेट में था। बात समझ में आ गई? ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए थे बोर्ड में। किस तरीके से करोगे भाई? मुझे ओ पे निकालना है। अब दो कॉइल कैसे रखी है? मेरी परपेंडिकुलर रखी है। परपेंडिकुलर का मतलब भाई एक ऐसे रखी है और एक ऐसे रखी है। मैं मार्कर यहाँ रख के तुम्हें समझाऊं पहले। एक कॉइल ऐसे रखी है और एक कॉइल ऐसे, दोनों परपेंडिकुलर रखे हैं। अगर मान लो कि ये कॉइल, ये वाली की जो ऐसे लेटी हुई है, करंट कैसे है इसमें? एंटी क्लॉकवाइज ना। एंटी क्लॉकवाइज का मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा बोलो? एंटी क्लॉकवाइज का मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? आउटवर्ड गया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का कहां जाएगा? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी बेटा? आउटवर्ड। यानी कि ये दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी? B1 की, यानी कि इस वाले की। ओके, अब आओ, अब कौन सी कॉइल? ये वाली कॉइल। अब ये ऐसे नहीं रखी, ये इस तरीके से रखी है, यानी कि एक कॉइल ऐसे रखी थी और एक कॉइल ऐसे रखी है। क्लियर? अब ये जो कॉइल इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखी है तो इसमें भी करंट कैसे जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। एंटी क्लॉकवाइज, तो जब एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी। कहां जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इसकी? बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये होगी, दैट इज B2। ये आई जा रहा है, ये B1 इसकी वजह से और ये B2 इसकी वजह से, दोनों परपेंडिकुलर जा रही है। एंड व्हाट शुड बी द एडिशन? क्या एडिशन होना चाहिए दोनों का? बताओ। अगर दोनों पैरेलल चलेंगी या दोनों जाएंगी तो उनका हमने एक बार प्लस करा, एक बार दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो दोनों परपेंडिकुलर जा रही है। तो 11th याद करो, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर जाती हैं सो व्हाट शुड बी द एडिशन? बोलो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड व्हाट शुड बी द थीटा? 90, एंड cos 90 इज 0। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, तो B1 एंड B2 का रिजल्टेंट क्या हुआ? दैट इज द रिजल्टेंट। और क्या नाम दूं? V। ये यहां से कितना एंगल बना के जा रहा है? थीटा। क्लियर? एंड नेट मेरा क्या आंसर आ गया बोलो? V इक्वल्स टू व्हाट? B1 प्लस B2। व्हाट इज B1? अब सबको पता है, अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, म्यू नॉट अपॉन 4। मैंने सही लिखा है V इक्वल टू B1 प्लस B2, मैं तो आगे करने चली थी। अरे तो वेक्टर सम है, तो वेक्टर सम है ना, तो वेक्टर सम में हम कैसे लिख देंगे? ये बोलो, वेक्टर सम में तो कैसे लिखते हैं? सोचो बोलो। व्हाट? वेक्टर सम में लिखेंगे V इक्वल्स टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस
b2 स्क्वायर। व्हाट इज b1 एंड b2? b1 एंड b2 कितना सेम होना चाहिए क्योंकि सारे फैक्टर्स सेम है। क्या फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई व्हाट I अपॉन r एंड एंगल इज 2 पाई। दोनों आपस में इक्वल है ना, तो इसे v डैश मान, इसको v मान लेते हैं, इसको v डैश ले लेते हैं। तो v डैश इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर दैट इक्वल टू v रूट 2। व्हाट इज दिस? v रूट 2 और v की वैल्यू डाल देना है ना। ओके अब मेरा आता है किस डायरेक्शन से जा रहा है। डायरेक्शन सुनो, किस डायरेक्शन से जा रहा है? डायरेक्शन हम ऐसे टाइम में जब वेक्टर ऑफ द tan से निकालते हैं तो tan थीटा परपेंडिकुलर b1 बाय b2 बोथ आर इक्वल 1, तो थीटा इज 45 डिग्री। क्लियर हो गया? तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, इतना तो हमारा हो गया ये, इससे अभी कंटिन्यू है ये लेक्चर, यानी कि इसको आगे भी फर्दर डिस्कस करना है, तो ये लेक्चर कंटिन्यू है, आगे चलेगा। तो इसको लिखना, समझना, कई बार इसको ट्राई करना। ओके बच्चों, थैंक यू।